नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास अध्ययन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया, उसके बाद महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। उसी के आगे के क्रम में हम लोग मोहम्मद गोरी का आक्रमण देखेंगे, है ना। तो चूँकि मोहम्मद गोरी जो है इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं, तो आइए इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं ताकि जो भ्रम है वो दूर हो जाए और ज्ञान जो हमको मिले वो अच्छा मिले। तो आइए देखते हैं कि जो है मोहम्मद गोरी का जो है आक्रमण कैसे होता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या है पहले देख लेते हैं। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये जो है गोर जो है कहाँ पे था, ये जो है अफ़गानिस्तान का एक प्रांत था। ठीक है, गोर यहाँ पे जो है, उसके बगल में एक था, यहाँ पे नीचे पर क्या था, गजनी। तो जो है ये जो गोर वंश मोहम्मद गोरी है, तो यहाँ पे गोर में संसबानी वंश का जो है, संसबानी का राज्य था। ये इसी संसबानी वंश का जो है शासक है। ठीक है, वो गोरी उस जगह का नाम है। ठीक है, गोर जगह के नाम पे ही उसका नाम गोरी रखा गया। ठीक है, इनका वंश है संसबानी वंश। तो इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गजनी साम्राज्य पतन हो रहा था तो गोरों ने यहाँ तक पूरा कब्जा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ कब्जा करने के बाद 1173 में मोहम्मद गोरी जो है इस पूरे एरिया का शासक बन जाता है। कहाँ का, इस एरिया का जो है मोहम्मद गोरी क्या बन जाता है, शासक बन जाता है 1173 में। अब उसने अपने साम्राज्य विस्तार का कार्य शुरू किया। तो आइए देखते हैं कैसे किया। उस समय भारत की स्थिति क्या थी पहले एक बार देख लें। तो सिंध, ये यहाँ पे मुल्तान और पंजाब, तीन जगह ये मुस्लिम शासन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे शियाओं का शासक था, मुल्तान में करमार्थी लोग शासन कर रहे थे और पंजाब में जो है खुसरो मलिक शासन कर रहा था। ये खुसरो मलिक कहाँ का था, ये जो है जो यहाँ पे है गजनी वंश का ये शासक था। यहाँ पे एक कर रहा था खुसरो मलिक। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं दिल्ली और अजमेर में। यहाँ पे कौन था, पृथ्वीराज तृतीय, जिसको राय पिथौरा कहते हैं। कन्नौज में कौन था, ये कहाँ पे था, कन्नौज का शासक था कौन, जयचंद्र, गढ़वाल वंश का शासक था। ठीक है, बुंदेलखंड में परमर्दी का शासन था। ठीक है, ये बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड है। ठीक है, बुंदेलखंड में किसका शासक था, परमर्दी देव शासन कर रहा था। अब आइए देखते हैं कि वे कौन से कारण थे जिसके कारण मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। तो पहला कारण देखते हैं हम लोग। पहला कारण, जब गोरी का साम्राज्य यहाँ से बन गया पूरा, तो पश्चिम में ये ख्वारिज़्म थे, ये ताकतवर थे, इसको गोरी को जो है पश्चिम में बढ़ने नहीं देते। तो इसके पास मजबूरी थी कि अपने साम्राज्य का विस्तार इधर की ओर करता। किधर करता, इधर की ओर। ठीक है, यहाँ ख्वारिज़्म में शासन कर रहे थे और ये इससे जो है मोहम्मद गोरी से ज़्यादा ताकतवर थे। तो ये पश्चिम की ओर बढ़ना इसको संभव नहीं था, ईरान की ओर। ठीक है, इस ओर। तो इसने पूरब की ओर रुख किया और उसके बाद जो है सिंध, मुल्तान और पंजाब सामने पड़ता ही है। ठीक है, तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि गजनी और गौर के जो शासक थे उनमें आपस में शत्रुता थी। तो जब गौर ने गजनी का क्षेत्र पूरा अधिग्रहण कर लिया, तो जो है यहाँ पे जो पंजाब में था ये खुसरो मलिक, ये जो है गजनवी वंश का शासक था। तो इसको हराने के लिए भी वो आया था जो है पंजाब पर आक्रमण करने। तो दो कारण थे, एक तो पश्चिम की ओर जा नहीं सकता था, ये जो है ख्वारिज़्म में यहाँ ज़्यादा ताकतवर थे। पूरब की ओर आक्रमण करने का पहला कारण, पंजाब पर जो है यहाँ खुसरो मलिक को हराना चाहता था। कौन, मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो दो कारण थे। आइए देखते हैं, सबसे पहला आक्रमण जो है जब यहाँ पे किया जो है सिंध पे, मुल्तान पे, पंजाब पे, इसको हरा देता है और इतना पूरा कब्जा कर लेता है। ठीक है, उसके बाद 1178 और 79 में गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात पे, यहाँ पे
यहाँ पे आक्रमण किया तो यहाँ पे मूलराज द्वितीय का शासन था, ये चालुक्य वंश का था। ठीक है, चालुक्य वंश का था, मूलराज द्वितीय से इसका गौरी का युद्ध हुआ और ये हार गया, हार के वापस चला गया। तो यहाँ पे उसको पराजय का सामना करना पड़ा। कहाँ पे? मूलराज द्वितीय से जो है गुजरात में गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा। कब? 1178 और 79 में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद वो अपना जो है गजनी लौट गया और वहाँ से एक बड़ी सेना लेकर फिर आता है तो तराइन का प्रथम युद्ध करता है 1191 में। कहाँ पर आक्रमण करता है? यहाँ पे, दिल्ली पे। तो यहाँ पे जो है कौन शासन कर रहा था? पृथ्वीराज तृतीय, जिसको राय पिथौरा कहते हैं, ये शासन कर रहा था। तो पृथ्वीराज और जो है गौरी के बीच, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज है ना, इनके बीच जो है पृथ्वीराज के मध्य युद्ध हुआ और पृथ्वीराज विजयी हो गए। फिर गौरी जो है हार गया तो ये वापस चला गया और फिर वहां से बड़ी सेना लेकर 1192 में फिर वापस आ गया। तो फिर युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या होता है कि ये भी इन्हीं के बीच में होता है, गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गौरी बड़ी सेना लेकर आता है और पृथ्वीराज हार जाते हैं। पृथ्वीराज की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। तो इस पराजय के बाद क्या होता है, तो चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासों में लिखते हैं कि जो है पृथ्वीराज को जो है गौरी जो है गजनी ले गया, फिर वहाँ पे जो है पृथ्वीराज ने गौरी को मार दिया, उसके बाद पृथ्वीराज का भी वध कर दिया गया, ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन तत्कालीन इतिहासकार हसन निजामी ने कहा है कि जो है पृथ्वीराज को कुछ समय तक के लिए जो है शासन दे दिया गया था, उसके बाद इन्होंने फिर विद्रोह करने का मन किया तो इनके पुत्र को जो है गद्दी पर बैठा दिया गया। इसका एक और प्रमाण मिलता है कि जो है यहाँ पे जो सिक्के मिले थे इनके जो है राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय के, उस पर श्री मोहम्मद शाम मिलता है, नाम अंकित मिलता है श्री मोहम्मद शाम। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि जो है पृथ्वीराज जो है हार जाते हैं। फिर आगे आक्रमण करता है कन्नौज पे। वो कब आक्रमण करता है? 1194 में। 1194 में जब ये कन्नौज का एरिया पे, कन्नौज पे जब आक्रमण करता है तो यहाँ का शासक कौन था? जयचंद था, ये गढ़वाल था, ये भी जो है हार गया। इसको हरा देता है कब? चंदावर के युद्ध में। आप लोग युद्धों का देख लीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194। किनके मध्य हुआ ये तो बता ही चुके हैं। यहाँ हराने के बाद जो है पृथ्वी जो है अंतिम अभियान कब करता है? गौरी जो है 1206 में करता है अंतिम अभियान। इसमें पंजाब की जो खोखर जाति थी ना, इसको दंड देने के लिए करता है, उनको दंडित भी करता है और दमयक में जो है वो लौटता रहता है तो दमयक में इसकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गौरी की। कब? 1206 में। 1206 में मोहम्मद गौरी की जो है हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हुई? पूरा मैप के सहारे अच्छे से देख लीजिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहें, क्योंकि यहाँ पे जो है बताया गया है, इधर मैप में कौन कहाँ शासन कर रहा था उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के जारी किए थे यहाँ पे, तो लक्ष्मी के आकृति के सिक्के और नंदी के चित्र जो है उन पे मिला है सिक्कों पे। तो अगर आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि निम्न में किसके सिक्कों पर जो है लक्ष्मी और नंदी के चित्र मिले हैं, तो मोहम्मद गौरी के भी चित्रों पे जो है लक्ष्मी की आकृति और नंदी के जो शिव का वाहन है नंदी, उसके चित्र मिले हैं। और सिक्कों पर जो है मोहम्मद बिन शाम क्या अंकित है? मोहम्मद बिन शाम। ये मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी के साथ जो ऐबक आता है, तो ऐबक ने 1202 में बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त की। बुंदेलखंड पे परमर्दी देव का शासन था, वहाँ ऐबक ने विजय प्राप्त की। आगे हम लोग ऐबक से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और एक और था मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था,
ये बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ये जब बुंदेलखंड पे जब आक्रमण कर रहा था ऐबक, उसी समय के आसपास जो है 1202 में ही बिहार पर आक्रमण करता है। कहाँ पे आक्रमण करता है? बिहार पे। वहाँ कौन था शासक? इंदुमन भीरू। ये भीरू था, पहले से ही डरपोक था, ये भाग जाता है। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है नष्ट कर दिया था। किसने? तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा और विक्रमशिला को किसने नष्ट किया, तो बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। इस तरह हम लोगों ने पूरा मोहम्मद गोरी का जो है आक्रमण का पूरा इतिहास, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, सारी बातें देखी हैं। तो आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये सब मैप में बना के आपको अच्छे से समझा दिया गया है। जहाँ पर जो भी बातें समझ में ना आई हों उसको कमेंट करके बताइए। ये सब बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।